गुड इवनिंग दोस्तों। स्टडी विद डॉक्टर श्याम जहांगीर में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी जो फूड और पोषण वाली जो सीरीज है, फूड एंड न्यूट्रिशन, उसका एक सेशन आज हम कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें विटामिन्स और प्रोटीन से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट हैं सारे क्लियर कर लेंगे। पहले के दो वीडियो आपको पसंद आए होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। आप उनको शेयर करने का प्रयास करिए दोस्तों, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो हमारा भी जो है मोटिवेशन बना रहेगा। तो लगातार हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे सारी चीज़ें। यहाँ आपकी सुविधा के लिए मैंने फिर से लिख लिया है सारा मैटर, इससे मेरी राइटिंग प्रैक्टिस भी बनी रहती है। ठीक है भाई, और आपका भी टाइम जो है कम लगे, ये मेरी कोशिश रहती है। यदि हम लिख के पढ़ाएंगे तो उसमें टाइम ज़्यादा जाएगा। इससे कहीं बेहतर होता है कि हम यहाँ लिख लेते हैं पहले से ही, और आपके लिए पूरा कंटेंट तैयार हो जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं दोस्तों। आज का टॉपिक, जिसका जो है टाइटल है प्रोटीन्स। जब भी प्रोटीन की बात आएगी ना, आपकी बॉडी में लगभग 15% प्रोटीन होता है दोस्तों। देखिए, 70% के लगभग तो पानी होता है, और जो रिमेनिंग पार्ट है उसका 15% प्रोटीन है। तो कितना जरूरी है प्रोटीन। ठीक है, ये ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक इसके अंदर एक अलग से जो मिलेगा एलिमेंट, वो है नाइट्रोजन। आपको याद रखना है, प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है, जबकि फैट और कार्बोहाइड्रेट में मैंने आपको ये नहीं बताया था। वहां कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात की थी। यहां आप देखेंगे कि नाइट्रोजन भी इसमें मिलता है, जो आपको ध्यान रखना है। प्रोटीन क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या होते हैं दोस्तों? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, इस कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बनते हैं। ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा जो है नाइट्रोजन से बनता है, तो आपका आंसर होगा प्रोटीन। ठीक है भाई। इसके अलावा कुछ मात्रा में सल्फर इसमें हो सकती है, फास्फोरस हो सकती है, और आयोडीन भी इसमें हो सकता है। लेकिन मूल रूप से इसमें क्या पाया जाएगा? बिना नाइट्रोजन के प्रोटीन बन ही नहीं सकता, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा इनको हम कहते हैं एमिनो एसिड के पॉलीमर। एमिनो एसिड्स के बहुलक कहलाते हैं प्रोटीन, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, एमिनो एसिड के पॉलीमर को क्या कहते हैं दोस्तों? प्रोटीन्स। और इनमें जो बॉन्ड मिलते हैं ना, प्रोटीन्स में जो बॉन्ड मिलते हैं, उनको कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। ये भी आपने ध्यान रख लेना है। नाइट्रोजन युक्त होते हैं, ये ऑलरेडी बताया जा चुका है। आगे आप देखेंगे कि प्रोटीन का जो संग्रह है हमारी बॉडी में, वो ज्यादातर होता है मांसपेशियों में, मसल्स में। कहाँ होता है? मसल्स में। जैसे पहले भी बात कर चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट कहाँ होता है? लीवर में। फैट कहाँ है? आपकी त्वचा में। और ये जो है मांसपेशियों या मसल्स में स्टोर होता है। कौन? प्रोटीन। आगे आप देखेंगे कि ये जो प्रोटीन है, ऑलरेडी बताया जा चुका है कि ये एमिनो एसिड के बहुलक है, एमिनो एसिड के पॉलीमर है। यहाँ पर टोटल 20 एमिनो एसिड होते हैं, जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जरूरी है। आपको पता है कि जब आप सेंट्रल डोग्मा थ्योरी पढ़ते हो कि डीएनए से डीएनए का बनना, फिर डीएनए से एमआरएनए का बनना, एमआरएनए जो है कहां पर इंफॉर्मेशन लेके जाएगा? विद द हेल्प ऑफ टीआरएनए, राइबोसोमल आरएनए के पास जाएगा, राइबोसोम पे, और प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। तो अब ये प्रोटीन जो सिंथेसाइज हुई है, किसकी हेल्प से हुई दोस्तों? ये हुई एमिनो एसिड की हेल्प से। सेंट्रल डोग्मा तो समझते हो ना सब? सेंट्रल डोग्मा थ्योरी ही हमारे जीवन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है भाई। प्रोटीन सिंथेसिस, उसी से एंजाइम बनते हैं, है ना। उसी से ही आपके हार्मोन, विटामिन, कुछ विटामिन जो हमारे अंदर बनेंगे, वो भी किससे बनेंगे? इनसे, एमिनो एसिड से। ठीक है, अब देखिए, मेनली जो एमिनो एसिड है वो क्या निर्माण करेगा? प्रोटीन का। और टोटल एमिनो एसिड कितने हैं दोस्तों? 20। 20 में कुछ है जो आपके शरीर के अंदर नहीं बनते, उनको बोलते हैं आवश्यक एमिनो अम्ल, एसेंशियल एमिनो एसिड, जिनका सिंथेसिस शरीर के अंदर नहीं होता। तो फिर क्या करना होगा दोस्तों? आपको बाहर से, अपने फूड के माध्यम से, अपने भोजन से उन्हें ग्रहण करना होगा। एक है जो आपके शरीर में ही बन जाते हैं, जिनको आपको बाहर से लेना जरूरी नहीं है, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, गैर जरूरी एमिनो एसिड। तो टोटल तो 20 है, ये आप याद रखिए। उनमें से 9 ऐसे हैं जो शरीर के अंदर नहीं बनते, उनको बाहर से लेना होगा। और
11 ऐसे हैं जो शरीर के अंदर ही बन जाते हैं, उनको हमें बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये मिलकर सारे क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। टोटल कितने हैं, 20। उसमें से 9 है जो एसेंशियल एमिनो एसिड है, यानी जरूरी एमिनो एसिड जो बाहर से लेना होगा आपको, क्योंकि आपकी बॉडी उनको निर्मित नहीं कर सकती। यहां ऐसे शामिल होंगे जो आपके शरीर के अंदर ही बनते, इसलिए नॉन एसेंशियल है, गैर जरूरी है, भोजन में उनका होना जरूरी नहीं है। अब यहां पर मैंने एसेंशियल एमिनो एसिड की एक लिस्ट बनाई है। यदि आप ये एक लिस्ट याद कर लेते हैं 9 एसेंशियल एमिनो एसिड, तो आप देखेंगे कि नॉन एसेंशियल तो अपने आप ही याद हो जाएंगे। क्योंकि इस बार हो सकता है पेपर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, थोड़ा कठिन पेपर आए, ठीक, इसलिए इस तरह की चीजें भी पूछी जा सकती है कि इसमें कौन सा एसेंशियल है, कौन सा नॉन एसेंशियल है। टोटल तो 20 है, उसमें से 9 जो है एसेंशियल एमिनो एसिड, उनके नाम आप याद कर लेंगे तो नॉन एसेंशियल को याद करना जरूरी नहीं रहेगा, उसको तो एक्सक्लूड करना बहुत आसान है। तो अल्टीमेटली आप अपनी आंखों से स्कैन करिए, इसे रटने की जरूरत नहीं है ना। एक ट्रिक भी हमने बनाई है, उसे आप याद कर सकते हो। फिर कुछ अल्फाबेट के बेस पे भी हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि जो नॉन एसेंशियल होते हैं ना, वो इससे तो स्टार्ट होते ही नहीं, ऐसा हम देखेंगे अभी आगे। देखिए, पहला है हिस्टिडीन। पहला कौन सा है, हिस्टिडीन। हिस्टिडीन एसेंशियल एमिनो एसिड है। फिर आइसोल्यूसिन, उसके बाद ल्यूसिन, फिर लाइसिन, मैथियोनिन, फिनाइल एलानिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन और वेलिन। याद आया वेलिन, सिकल सेल एनीमिया में वेलिन जाके जुड़ जाता है ग्लूटामिक एसिड की जगह, सिकल सेल एनीमिया रोग हो जाता है। तो ये जो है 9 आपके क्या है, ये एसेंशियल एमिनो एसिड है। आप इसको L2T2 HPMIV के नाम से याद कर सकते हो, है ना। L2 से मतलब 2 L से स्टार्ट होने वाले हैं आपका ल्यूसिन और लाइसिन, 2 जो है T से स्टार्ट होने वाले हैं, एक हो गया आपका थ्रियोनिन और एक हो गया ट्रिप्टोफैन। फिर HP, है ना, HP का आप लैपटॉप इस्तेमाल करते होंगे। हिस्टिडीन और फिनाइल एलानिन, फिर M मतलब मिथ्योनिन, आइसोल्यूसिन और वेलिन। आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं। एक बार यदि आपने ये याद कर लिया ना, तो नॉन एसेंशियल वाला तो दोस्तों याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आपका आंसर आपके पास होगा। देखिए, यहां आप एक और चीज नोटिस करेंगे कि ये जो 11 मैंने लिखे हैं, ये क्या है, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड है। क्या है, नॉन एसेंशियल। देखिए, ए से स्टार्ट हो रहा है, सी, जी, और वहां आपने ना तो ए से देखा था, ना आपने सी से देखा था, ना आपने जी से देखा था। इसका मतलब ये भी एक पहचान का तरीका हो गया। इससे भी तो आप अपना उत्तर सही कर सकते हैं। एलानिन, आर्जिनिन, एस्पार्टिक एसिड, एस्प्राजिन, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामाइन, ग्लाइसिन, प्रोलिन, सेरिन और टायरोसिन। एक टायरोसिन ही ऐसा है जो वहां के टी से मैच करता है। बाकी आप देखेंगे कि कोई भी वहां से शुरुआत नहीं हो रही है जहां से हो रहे थे एसेंशियल एमिनो एसिड। तो आप इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हो कि ए से यदि स्टार्ट हो रहा है तो नॉन एसेंशियल होगा, सी से यदि स्टार्ट हो रहा है तो नॉन एसेंशियल होगा, जी से यदि स्टार्ट हो रहा है तो नॉन एसेंशियल होगा। ऐसे करके आपका आंसर आपके पास आ जाएगा दोस्तों। लेकिन इस बार याद करके जाना है, छोड़ना नहीं है इसको, ठीक है। आप सोचे कि इतना कठिन चीज कोई क्यों याद करे, क्यों, क्योंकि बच्चे तो कोई कुछ ही बच्चे साइंस बैकग्राउंड के होंगे, बाकी तो नहीं होंगे ना। जो साइंस बैकग्राउंड का नहीं है उसके लिए ये चीज कठिन है, वो तो चाहेगा कि सरल करके जो है, जो चीजें सरलता से मुझे समझ में आ जाए उसको याद करूं। लेकिन दोस्तों इस बार थोड़ा एफर्ट आपको डालना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि पेपर हो सकता है कठिन आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज और भाई, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये जो सिस्टीन है ना, ये सिस्टीन जो है ये बनता है मैथियोनिन से। किससे बनता है, मैथियोनिन से। तो मैथियोनिन तो दोस्तों कैसा था, एसेंशियल एमिनो एसिड, और सिस्टीन कैसा है, नॉन एसेंशियल। तो कुछ ऐसे नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड है जो बनते किससे हैं, एसेंशियल से। तो ये देखेंगे आपकी मिथियोनिन से कौन सा एमिनो एसिड बनता है, याद रखना है इसको भी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट जानकारी है। फिर आप देखेंगे टायरोसिन। तो टायरोसिन दोस्तों बनता है फिनाइल एलानाइन से। किससे बनता है दोस्तों, फिनाइल एलानाइन। वो भी कौन सा है, एसेंशियल एमिनो एसिड। और ये कौन सा है दोस्तों, नॉन एसेंशियल। तो ये दोनों टायरोसिन और सिस्टीन आप याद रखना।
टायरोसिन जो है वो तो बनता है आपका फिनाइल एलानिन से, और सिस्टीन जो बनता है दोस्तों मेथियोनिन से बनता है ना। कोई ट्रिक ऐसी बना लेंगे अपन याद करने के हिसाब से। तो आप ये सब देखिएगा, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड जो है टोटल 20 होते हैं, उसमें 9 जो है एसेंशियल है, 11 जो है नॉन एसेंशियल है। ठीक है भाई, चलिए अगला देखें। अब अपन देखते हैं कि ये जो प्रोटीन तो चलो बन गई, प्रोटीन तो बन गई, राइबोसोम में जाके बन जाती है। ठीक है, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, ये आपको पता ही है। टाइप्स ऑफ प्रोटीन में आप देखेंगे कि कुछ प्रोटीन ऐसी होती है जो सिंपल प्रोटीन है। जब भी सिंपल प्रोटीन शब्द आप देखें तो एक ही चीज आपने सोचनी है अपने दिमाग में कि ये केवल एमिनो एसिड से बने होते हैं, केवल एमिनो एसिड से बने होते हैं, मेड अप विद एमिनो एसिड ओनली। केवल एमिनो एसिड से बनने वाली प्रोटीन को हम क्या कहते हैं दोस्तों? सिंपल प्रोटीन। ठीक है, लेकिन एक और कैटेगरी आती है जिसको कॉन्जुगेट प्रोटीन कहते हैं, संयुक्त प्रोटीन कहते हैं। उसमें कुछ नॉन प्रोटीनस पार्ट भी होता है, एमिनो एसिड के साथ कुछ पार्ट ऐसा होगा जो प्रोटीन नहीं है, तो उस प्रोटीन को हम कहेंगे कॉन्जुगेट प्रोटीन। एमिनो एसिड प्लस नॉन प्रोटेनियस पार्ट, अप्रोटीनी भाग भी उसमें जुड़ा रहता है। ठीक, फिर आप देखेंगे कि एक और कैटेगरी होती है जिसमें हम कहते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन या ड्राइव्ड प्रोटीन। तो यहां दोस्तों आप देखेंगे कि जब भी आंशिक पाचन होता है, जब भी आंशिक पाचन होता है हमारे अंदर, तब ये बनते हैं। या प्रोटीन डीनेचर हो जाए, या प्रोटीन डीनेचर हो जाए, तब इनका निर्माण होता है। अब एक एक करके हमें पढ़ने होंगे इनके एग्जाम्पल्स, क्योंकि वहां से भी सवाल बार बार देखे गए हैं अलग अलग स्टेट पीएससीज में, इवन यूपीएससी में भी, तो आरपीएससी में भी पूछे जा सकते हैं दोस्तों, तो इस पर भी आप फोकस रहना। ठीक है, पहले बात करेंगे हम सिंपल प्रोटीन की। सिंपल प्रोटीन, सिंपल सा इसका मीनिंग है कि सिर्फ एमिनो एसिड से मिलकर बनते हैं। इतना समझ में आ गया? फिर आप देखेंगे कि एक प्रोटीन है जिसका नाम है एल्ब्यूमिन्स। एक प्रोटीन है जिसका नाम है एल्ब्यूमिन, और ये आपने बार बार जो है इससे आपका जो है संपर्क रहता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये हमारे ब्लड प्लाज्मा में है। जो आपका रक्त है, जो खून है, उसके प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है। इसके अलावा जो लोग एग खाते हैं, जो बॉइल्ड एग है, उसका जो व्हाइटिश पार्ट है, जो सफेद रंग से दिखता है, अंदर तो योक होता है जो येलोइश, लाइट येलोइश कलर का होता है, वो तो फैट है, उसको तो एक बार हटाइए। ठीक, ये होती है प्रोटीन एल्ब्यूमिन, जो का एग प्रोटीन को भी हम क्या कहेंगे दोस्तों? एल्ब्यूमिन। इसके अलावा आपके ब्लड प्लाज्मा में मिलने वाली प्रोटीन भी क्या है? एल्ब्यूमिन, याद रखना है। फिर आप देखेंगे ग्लोब्युलिन्स। ये जो एल्ब्यूमिन है ना, आपके ब्लड प्लाज्मा में ऑस्मेटिक प्रेशर को मेंटेन करती है। ठीक है, पानी का कम ज्यादा होना, इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस, इस सब में हेल्प करती है एल्ब्यूमिन। फिर आप देखेंगे ग्लोब्युलिन्स, ये भी आपके रक्त में मिलती है दोस्तों। कहां मिलती है? ब्लड प्लाज्मा में। क्या बनाएगी? ये जो है, ये रक्त प्लाज्मा में मिलती है, एंटीबॉडी का निर्माण करती है। ये किसका निर्माण करती है? एंटीबॉडी का। जो आपका इम्यून सिस्टम है ना, डब्ल्यूबीसी, वो वाला निर्माण किससे होता है दोस्तों? ग्लोबुलिन से। इसके अलावा मूंगफली, ये मौसम बहुत अच्छा है, अभी जैसे जैसे सर्दी वाले दिन आएंगे, मूंगफली 50-100 ग्राम मूंगफली डेली खानी चाहिए दोस्तों। आपके शरीर में इन सब की पूर्ति होती रहती है ना। मूंगफली बहुत ही अच्छा खाद्य पदार्थ है, आप जरूर खाया कीजिए। ठीक है, तो मूंगफली में क्या मिलता है? ग्लोबुलिन्स। फिर आप देखेंगे एक प्रोटीन का नाम है दोस्तों प्रोटामाइन। प्रोटामाइन स्पर्म में पाई जाती है, शुक्राणु में। प्रोटामाइन जो प्रोटीन है शुक्राणु में मिलती है भाई, ये याद रखिएगा कि प्रोटामाइन प्रोटीन जो है कहां मिलती है? शुक्राणु में, स्पर्म में। और ये कैसी है? सिंपल प्रोटीन। कैसी है भाई? सिंपल प्रोटीन। और सिंपल प्रोटीन का मतलब क्या है? जो केवल एमिनो एसिड से बने। फिर आप देखेंगे हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन दोस्तों मिलती है डीएनए में। डीएनए भी कौन सा? यूकैरियोटिक सेल्स का डीएनए। अब दो सेल्स दो टाइप की होती है, एक प्रोकैरियोटिक सेल, एक यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है वो वेल डेवलप्ड नहीं होती दोस्तों, उसमें जो है न्यूक्लियस नहीं होता है, और उसका जो डीएनए वो बिखरा रहता है। ठीक है, या जेनेटिक मटेरियल जो है उसका बिखरा रहता है। जैसे आपका वायरस, बैक्टीरिया, इन सब में ये मिलता है। और वैसे वायरस तो सेल होता ही नहीं है दोस्तों, है ना। बैक्टीरिया से स्टार्ट करेंगे। फिर आप देखिए हिस्टोन प्रोटीन मिलेगा यूकैरियोटिक सेल्स में। कहां मिलेगा? यूकैरियोटिक सेल्स के डीएनए में। ठीक है, तो ये भी सिंपल प्रोटीन का एक एग्जांपल है। कोई पूछ ले आपसे कि हिस्टोन प्रोटीन कहां पाई जाती है, तो यूकैरियोटिक सेल्स में, डीएनए में। फिर आप देखेंगे स्क्लेरोप्रोटीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई।
आपके जो नाखून है, आपके हेयर है, आपके जो बोन्स है ना, आपके जो मसल्स है, आपके जो कनेक्टिव टिश्यूज है, उनका निर्माण कैसे होता है वो देखना अभी। स्क्लेरोप्रोटीन, स्क्लेरोप्रोटीन से बोन्स बनती है, आपके रोम बनते हैं, रोम मतलब हेयर, हेयर की बात कर रहा है। फिर आप देखेंगे कि ऊन, ऊन में भी जो है, वूल में भी ये प्रोटीन होगी स्क्लेरोप्रोटीन, और फिर कनेक्टिव टिश्यूज में भी जो है कौन होगा दोस्तों, स्क्लेरोप्रोटीन। इसमें दो टाइप बड़े इंपॉर्टेंट है, दो टाइप बड़े इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक है दोस्तों केराटीन, एक का नाम क्या है, केराटीन, है ना। केराटीन जो है, केराटीन प्रोटीन हेयर में मिलती है और आपके नेल्स में मिलती है, नाखून में और आपके बालों में मिलने वाली प्रोटीन का नाम क्या है दोस्तों, केराटीन। ये आपको याद रखना है, ठीक। स्पेलिंग भी देख लेना, के से स्टार्ट होगी, क्योंकि इस ऐसे सिमिलर शब्द कई जगह आएंगे आपके लिए। तो केराटिन प्रोटीन जो है किस में मिलती है, हेयर में, नेल्स में, ठीक है। इसी वजह से हजारों सालों तक जो हेयर है जमीन में मिल जाते हैं, कितने पुराने पुराने हेयर्स मिले हैं वैज्ञानिकों को, इसकी वजह यही है कि केराटिन प्रोटीन की वजह से वो सुरक्षित रहते हैं, ठीक है भाई। और कितना हार्डन होता है, आप देखिए नाखून, नाखून जब आप कभी काटते होंगे तो देखिए कितना जो है, यदि लग जाए तो स्किन में छेद कर सकता है, इतना ज्यादा हार्ड होता है। तो केराटिन प्रोटीन। फिर आप देखेंगे कोलेजन, कोलेजन प्रोटीन भी स्क्लेरोप्रोटीन का टाइप है दोस्तों, इससे आपकी बोन्स बनती है, इससे क्या बनती है, आपकी हड्डियां बनती है कोलेजन प्रोटीन से। तो और कनेक्टिव टिश्यूज बनते हैं, लिगामेंट वगैरह। तो आपको ध्यान रखना है कि कोलेजन प्रोटीन तो क्या बनाती है दोस्तों, आपकी हड्डियां बनाती है, बोन बनाती है। और केराटिन प्रोटीन जो है हेयर और नेल्स बनाती है। ये पूछा जा सकता है, कोई आपसे कहे कि भैंस के खुर में या गाय के खुर में कौन सी प्रोटीन मिलती है, तो आपका आंसर ये होगा दोस्तों, केराटिन प्रोटीन, ठीक है। पूछा गया सवाल है कई बार। इवन सींग जो होते हैं उसमें भी केराटिन प्रोटीन मिलती है, तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कॉन्जुगेट प्रोटीन, ऐसी प्रोटीन जिसमें एमिनो एसिड के साथ साथ और क्या होता है, एमिनो एसिड के साथ साथ उसमें अप्रोटीनी भाग, नॉन प्रोटीनियस पार्ट भी होता है। ऐसी प्रोटीन को हम कहते हैं कॉन्जुगेट। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है दोस्तों ग्लाइकोप्रोटीन। कौन है, ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन कहां मिलती है, आपकी कोशिका झिल्ली में मिलती है। हमारी जो कोशिका बनती है उसकी कोशिका झिल्ली में कौन मिलता है, ग्लाइकोप्रोटीन, सेल मेम्ब्रेन। इसके अलावा एंटीजन एंटीबॉडी भी इससे बनते हैं, है ना। एल्ब्यूमिन तो है ही, उसके अलावा ग्लाइकोप्रोटीन से एंटीजन और एंटीबॉडी भी बनते हैं। फिर आप देखेंगे लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन जो है दोस्तों सेल मेम्ब्रेन बनाती है, क्या बनाएगी, सेल मेम्ब्रेन। और एक चीज और दोस्तों देखो, जब आप ये जो एंटीबॉडी है ना, हमें वैसे काट देना चाहिए, इसलिए काट देना चाहिए कि एंटीबॉडी प्योर प्रोटीन है जो ग्लोबुलिन से ही बनता है, वो सिंपल प्रोटीन है। हम ड्राइड प्रोटीन पढ़ रहे हैं, ये लिपोप्रोटीन जो है एंटीजन का निर्माण करती है, क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी दोनों प्रोटीन से ही बनते हैं। बट एंटीजन प्योर प्रोटीन नहीं होती, वो कैसी होती है, लिपोप्रोटीन, ये याद रखना आप, ठीक। फिर आइए वापस, न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियो प्रोटीन का एग्जाम्पल है दोस्तों न्यूक्लियो हिस्टोन। एक हिस्टोन तो वो था जो क्या था, आपका सिंपल प्रोटीन का भाग था। एक न्यूक्लियो प्रोटीन, ये भी डीएनए में ही मिलता है, हिस्टोन का ही प्रकार है, लेकिन ये क्या है, न्यूक्लियो प्रोटीन। किस तरह का है, कॉन्जुगेट प्रोटीन की कैटेगरी में आता है। फिर आप देखेंगे फोस्फोप्रोटीन्स। तो फोस्फोप्रोटीन पाई जाती है दोस्तों दूध में। फोस्फोप्रोटीन दूध में पाए जाने वाली केसिन प्रोटीन इसका एग्जाम्पल है ना। दूध में कौन सी प्रोटीन मिलती है, केसिन। इवन ये भी पूछा जा सकता है कि केसिन क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है। तो आज से आपको पता चल गया कि केसिन एक प्रोटीन है, मिल्क प्रोटीन है, ठीक है भाई, दूध में मिलती है। तो ये वैसी ब्रोडर उसमें देखेंगे तो ये फोस्फोप्रोटीन है, क्यों, क्योंकि इसमें फोस्फोरस मिलता है, इसीलिए आपकी हड्डियों के लिए बेहतर होता है दूध। दूध बहुत अच्छी चीज है दोस्तों, एग हो गए, दूध हो गया, ये आपको सारे तरह के विटामिन भी देते हैं, एमिनो एसिड्स भी देते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है। फिर देखिए आप, क्रोमोप्रोटीन, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है दोस्तों आपका हीमोग्लोबिन। किससे बनता है, हीम प्लस ग्लोबिन प्रोटीन से। जो हीमोग्लोबिन है, जिसका काम है आपके शरीर में ऑक्सीजन को लेके जाना, CO2 के बाहर निकाल देना, वो जो काम है कौन करता है, क्रोमोप्रोटीन। और उसका एग्जांपल आपका हीमोग्लोबिन है, ठीक है भाई। चलिए आगे देखते हैं। और जब ड्राइड प्रोटीन की बात आएगी तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आंशिक पाचन होता है, पार्शियल डाइजेशन होता है, उस दौरान जो पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स बनते हैं, प्रोटीन के ही पार्ट है, इनको आप जो है ड्राइड प्रोटीन की कैटेगरी में रखते हो। लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, आपका कॉन्जुगेट प्रोटीन और सिंपल प्रोटीन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
अब कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो अलग अलग एग्जाम में पूछी गई है पहले, आगे भी पूछी जा सकती है और आपके आरएस के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ उनको शामिल किया है। तो एक चीज देखिए दोस्तों कि एक कोई वर्किंग वुमेन है, एक कामकाजी महिला है, उसको डेली कितनी प्रोटीन की आवश्यकता है, ये जो डेटा है आपको याद रखना है। ये 45 ग्राम प्रतिदिन, एक कामकाजी महिला को 45 ग्राम प्रोटीन डेली लेना चाहिए, नहीं तो वो कमजोर हो जाएगी। ठीक, यदि उसे सुचारू तरीके से काम करना है, अच्छे से काम करना है, तो 45 ग्राम डेली उसको प्रोटीन चाहिए आपके खाने के माध्यम से। फिर देखें, ब्रेस्ट फीडिंग करवाने वाली माताएं, जो माताएं बच्चों को दूध पिलाती है, उन माताओं को रेगुलरली 70 ग्राम जो है प्रोटीन चाहिए। 70 ग्राम, कितनी चाहिए भाई? 70 ग्राम। इसके अलावा एक इंफॉर्मेशन आपको यह भी याद रखनी है दोस्तों कि युवाओं व तरुण लोगों की तुलना में जो वृद्ध लोग हैं, उनको प्रोटीन की ज्यादा आवश्यकता होती है। जो बूढ़े लोग होते हैं, उनको प्रोटीन की ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि समय के साथ आपकी जो मसल्स है उनका द्रव्यमान कम होता जाता है, उनका मास कम होता जाता है। इस वजह से उन्हें ज्यादा मात्रा में प्रोटीन चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम भी कमजोर रहता है, उसके लिए इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए भी प्रोटीन की जरूरत है। इसलिए बूढ़े लोगों में क्या होता है दोस्तों, प्रोटीन की डिमांड ज्यादा होती है। ये बात आपको याद रखनी है। कहीं आप ये करें कि बढ़ता बच्चा है, युवा है, उसको ज्यादा जरूरत है, नहीं, बूढ़े लोगों को ज्यादा जरूरत होगी प्रोटीन की एज कंपेयर युवा और तरुण लोगों के। ये भी आपको याद रख लेना है। अब यदि किसी व्यक्ति में, बूढ़े व्यक्ति में उम्र के साथ प्रोटीन के द्रव्यमान में कमी आती है, मसल्स नॉट प्रोटीन, मसल्स के द्रव्यमान में कमी आती है, तो इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है दोस्तों, वो है आपका सार्कोपेनिया। वो क्या है? सार्कोपेनिया। ये किससे होता है? वृद्ध लोगों में होता है। प्रोटीन की कमी हो जाती है। क्यों क्यों कमी हो जाती है? क्योंकि मांसपेशियों का द्रव्यमान कम हो जाता है। तो सार्कोपेनिया एक ऐसी कंडीशन है जो किस में होती है? बूढ़े लोगों में। चलिए आगे देखें। इसके अलावा दोस्तों एक बात आपको यह भी याद रखनी है कि एक्सरेज हो गई, हीट हो गई, यदि आप प्रोटीन को गर्म करेंगे, जैसे आप देखिए कि आप एग को उबालते हो, बॉइल्ड एग की प्रोटीन डीनेचर हो चुकी होती है, खराब हो जाती है ना। एक्सरेज, हीट और भारी धातु लवण, हैवी मेटल साल्ट्स, ये सब क्या करते हैं? प्रोटीन को डीनेचर कर देते हैं। और डीनेचर का मतलब होता है प्रोटीन अब काम करने के योग्य नहीं बची। ठीक है, तो प्रोटीन को विकृत कर देते हैं या डीनेचर कर देते हैं। ये आपको याद रखना है। कौन? एक्सरे, हीट और भारी धातु, ये सारे क्या है? प्रोटीन को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें हैं। जो लोग साइंस की लेबोरेटरी में काम करते होंगे, या कभी आपने अपनी बीएससी या एमएससी के दौरान ऐसा देखा होगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पीला पीला सा हो जाता है कुछ, कई बार केमिस्ट्री लैब में काम करने से येलोइश हो जाती है स्किन। वो भी प्रोटीन डीनेचर की वजह से होती है। क्यों होती है? प्रोटीन डीनेचर हो गई, इसलिए होता है। आगे देखिए, एक शब्द आता है कंप्लीट प्रोटीन। ये कंप्लीट प्रोटीन क्या चीज है? देखिए दोस्तों, अब दूध हो गया, अंडा, मछली और मांस, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे सारे के सारे एसेंशियल एमिनो एसिड मिल सकते हैं। कितने होते हैं एसेंशियल एमिनो एसिड? 9, हम बात कर चुके हैं। तो ये जो 9 एमिनो एसिड होते हैं, जो एसेंशियल एमिनो एसिड की कैटेगरी में, ये सारे किससे मिल सकते हैं? दूध से मिल सकते हैं, अंडे से मिल सकते हैं, मछली से मिल सकते हैं, मांस से मिल सकते हैं। लेकिन ये सारे तो क्या है दोस्तों? जंतुओं से मिलने वाली चीजें हैं। तो क्या कोई फसल भी ऐसी है जिसमें सारे एसेंशियल एमिनो एसिड हो? जी हाँ, सोयाबीन इस कैटेगरी में आती है दोस्तों। याद रखना है कि यदि गैर जंतु प्रोटीन सोर्स यदि किसी को माना जाए और वो कंप्लीट प्रोटीन की कैटेगरी में भी आए, तो सोयाबीन एक ऐसी चीज है दोस्तों जिसमें सारे के सारे एसेंशियल एमिनो एसिड मिलते हैं। ये जानकारी भी आपको अपने दिमाग में रखनी होगी, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है भाई, तो कंप्लीट प्रोटीन का कॉन्सेप्ट भी हमारा कंप्लीट हुआ। फिर देखिए, अब ये जो एनिमल प्रोटीन थी, इसको फर्स्ट कैटेगरी प्रोटीन कहते हैं। कोई आपसे पूछ ले कि एनिमल प्रोटीन को कौन सी कैटेगरी की प्रोटीन कहते हैं, या आपसे ऐसा उल्टा भी पूछ ले कि फर्स्ट कैटेगरी प्रोटीन कौन सी होती है, तो एनिमल प्रोटीन को फर्स्ट कैटेगरी प्रोटीन कहते हैं। फिर आप देखेंगे कि यहां बताया गया है कि प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, भाई प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग को हम शामिल करते हैं दोस्तों डेफिशिएंसी डिजीज में, यानी किसी चीज की कमी से उत्पन्न होने वाले रोग। तो यहां किसकी कमी हुई? प्रोटीन की। तो इसकी दो कैटेगरी है।
इसकी दो कैटेगरी है, एक डिजीज का नाम है दोस्तों मेरास्मस और एक का नाम है क्वासियोरकोर। ये दोनों हो सकता है आपको पता हो, और बहुतायत में लोगों को ये पता ही होता है कि प्रोटीन की कमी से होने वाले ये दोनों रोग है, मेरास्मस और क्वासियोरकोर। ठीक है, वैसे प्रोनाउंस नहीं कर सकते, याद नहीं रहते हैं, तो आप एग्जाम में देख के जो है, आपका प्रीलिम्स में तो चूंकि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा तो वहां देख के आप पता लगा सकते हो। लेकिन अब इसमें डिटेल में भी जाना पड़ेगा आपको। अब क्या होगा, अब डिटेल में भी जाना पड़ेगा, क्योंकि पहले भी बताया कि पेपर कठिन आ सकता है। तो अब देखिए, मेरास्मस में देखेंगे कि मेरास्मस जो डिजीज होती है ना, वो सिर्फ प्रोटीन की वजह से नहीं होती। उसमें सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है ना, और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में कौन आता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, यही तो है। इन तीनों की कमी होती है दोस्तों। देखिए कि सभी मैक्रोन्यूट्रिएंट की कमी से होने वाला रोग मेरास्मस है, अकेला प्रोटीन नहीं है। अकेला प्रोटीन नहीं है, अकेला प्रोटीन तो क्वासियोरकोर है, ये आपको ध्यान रखना है यहां पर। लेकिन मेजर रोल प्रोटीन का है, इसलिए हम इसको कौन सी डेफिशिएंसी में पढ़ते हैं, प्रोटीन डेफिशिएंसी में। लेकिन यहां पर प्रोटीन की कमी भी है, कार्बोहाइड्रेट की जो मैंने कार्ब लिखा है ये कार्बोहाइड्रेट के लिए है, और फैट। अब एक देखिए कि यहां पर इसका मतलब ये हुआ कि पूरी कैलोरीज नहीं मिल रही है, बच्चे को पूरी कैलोरीज नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि ना कार्बोहाइड्रेट है, ना प्रोटीन है, और ना वसा है। इस वजह से वो कमजोर हो गया है। तो कैलोरी वंचित लोग होते हैं ये। और इन जनरल 1 साल से छोटे बच्चे में ये देखा गया है, और बच्चे में दुबलापन आ जाता है दोस्तों। क्या आ जाता है? दुबलापन। कौन से रोग में? मेरास्मस में एकदम दुबला हो जाएगा बच्चा, एकदम सिंक्ड टाइप। ठीक, फिर आप देखिए क्वासियोरकोर, ये पूर्ण रूप से प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है, और ये 6 महीने से लेकर 3 साल के बच्चों में होने की संभावना रहती है, यदि उसमें प्रोटीन डेफिशिएंसी आ जाए। फिर देखिए, इसमें पेट बाहर निकल जाता है, और बच्चे का फेस जो है मून फेस हो जाता है। तो यदि ये सवाल आ जाए कि मून फेस जो है, ये करेक्टरिस्टिक किस तरह की प्रोटीन डेफिशिएंसी का है, तो क्वासियोरकोर याद रखना है आपको। अब मैं आपको एक इमेज दिखाता हूं, जिसमें आप दोनों समझ पाएंगे कि क्या हुआ। देखो दोस्तों, ये ऐसा बच्चा है जिसको क्वासियोरकोर हो गया है, यानी ये क्या हुआ, कंप्लीटली प्रोटीन की कमी से हुआ। पेट आगे निकल गया है, चेहरा देखिए मून शेप, जैसे जो चिक है वो राउंडेड हो गए हैं। तो ये कंडीशन हो जाती है इसमें, एडेमा हो जाता है, शरीर शरीर में सूजन आ जाती है। क्या होता है? एडेमस, सूजन आ जाती है शरीर में। लेकिन इधर देखिए मेरास्मस में बच्चा एकदम कमजोर हो गया है। क्या हुआ है? इसमें कार्बोहाइड्रेट की कमी भी है, फैट की कमी भी है, और प्रोटीन की कमी भी है। तो सब तरह की कमी से कौन हुआ? मेरास्मस। और प्रोटीन की कमी से कौन सा हुआ? क्वासियोरकोर। तो ये जरा ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों विटामिन की। आपको पता है कि विटामिन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक, 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, चौथा जो है। लेकिन विटामिन से दोस्तों कोई एनर्जी नहीं मिलती, 0 कैलोरी होती है इसमें। कितना होते हैं? 0 कैलोरी। याद रखना है आपको, 0 कैलोरी होती है किसमें? विटामिन में। एनर्जी नहीं मिलती इससे। तो फिर ये क्या काम करते हैं दोस्तों? ये हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में जैसे एंजाइम काम करता है ना, उसी तरीके से कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं, और प्रॉपर फंक्शनिंग रहे हमारी बॉडी की, उसमें हेल्प करते हैं। इसलिए इनको कहा जाता है सहायक आहार, है ना, हेल्प करने वाला आहार। एनर्जी मिलती नहीं, लेकिन इनके बिना काम भी नहीं चलता। फिर देखिए, इसके ये सारे के सारे हमें कहां से ग्रहण करने होंगे? बाहर से। ये सारे के सारे विटामिन जो होते हैं, ए बी सी डी ई के जितने भी है, वो सारे हमें बाहर से ग्रहण करने होते हैं। लेकिन 3 अपवाद है जो शरीर में बन जाते हैं। 3 अपवाद, हालांकि वो बाहर की चीजों से भी मिलेंगे आपको, लेकिन उनका उत्पादन शरीर में भी होता है। तो वो अपवाद भी आपको ध्यान रखने, जैसे विटामिन डी शरीर के अंदर बन जाता है सनलाइट की प्रेजेंस में। विटामिन के ये आपकी आंत में बन जाता है भाई, बैक्टीरियल एक्टिविटी से। B12 ये भी आपकी आंत में बन जाता है, इंटेस्टाइन में। किससे? प्रोबायोटिक एनवायरनमेंट जो होता है ना, प्रो आजकल आप अमूल की छाछ लेके आते होंगे तो उस पे लिखा रहता है ना प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक का मतलब होता है दोस्तों कि एक ऐसा खाना जो आपके डाइजेशन में, आपके पूरे जो सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसको हेल्प करता है। यानी उसमें ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ऐसे बैक्टीरिया है जो आपके फ्रेंड है। और जब फ्रेंडली बैक्टीरिया को आप लेते हो किसके माध्यम से? छाछ, दही या किसी और माध्यम से, तो वो आपकी हेल्प करते हैं। ठीक, और यहां पर वो विटामिन B12 और के का संश्लेषण करने में हेल्प करते हैं। जैसे इन जनरल एस रिच या कोलाई जो है, वो यदि बैलेंस्ड
क्वांटिटी में आपकी बॉडी में है, उसकी नंबर जो है बैलेंस्ड है, तो वो आपको हेल्प करेगा। ठीक है भाई, तो ध्यान रखिए ये बात। फिर आप देखेंगे कि जब टाइप की बात आएगी ना विटामिन के, तो दो टाइप होते हैं दोस्तों, एक तो वाटर सोल्यूबल, एक कौन सा होता है, वाटर सोल्यूबल, और एक होता है आपका फैट सोल्यूबल। एक कौन सा होता है, फैट सोल्यूबल, यानी कुछ है जो आपके किस में घुले रहेंगे, फैट में, कुछ है जो पानी में घुले रहेंगे। तो आपको याद रखना है, बी और सी जो है ना दोस्तों, ये पानी में घुले रहते हैं। ये किस में घुलते हैं, पानी में। इनको आप बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के ले सकते हो, क्योंकि यदि इनकी एक्सेस अमाउंट भी बॉडी में गई ना, तो यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाएगी। तो वो बी और सी होते हैं जो जल में घुलनशील है। यहां भी सवाल बन सकता है कि कौन से विटामिन जल में घुलनशील नहीं है या है, तो आपको याद रखना है बी और सी जो है जल में घुलनशील है, वाटर सोल्यूबल है। फिर आप देखेंगे रिमेनिंग जितने भी है, ए डी ई के, ये सारे दोस्तों क्या है, वसा में घुलनशील है, फैट सोल्यूबल है। ठीक, ए डी ई के और बी सी जो है वो जल में घुलनशील है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे कि अलग अलग विटामिन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि उनके सोर्स क्या है, उनकी कमी से कौन से रोग हो जाएंगे, या उनको कोई और भी जो है उनके लिए उपनाम है या किसी दूसरे तरीके से उन्हें जाना जाता है, तो वो हम देखेंगे अभी। देखिए पहला है भाई विटामिन ए। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों रेटिनोल, जो कि आपको याद रखना है। ये क्या है, वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम या केमिकल नेम, तो ये रेटिनोल है। रेटिनोल का सोर्स क्या है, देखिए दूध से मिलेगा, मक्खन से मिलेगा, दही, अंडा, पालक, गाजर, अखरोट, ये सब क्या है, ये विटामिन ए के सोर्स है। और आप देखेंगे दूध और अंडा तो ऐसे हैं जिनसे लगभग सारे विटामिन ही मिलेंगे आपको। इनकी कमी हो जाए ना दोस्तों, तो आपको एक रोग होगा जिसका नाम है नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, आपकी आंखें कमजोर हो जाएगी, आपकी आंखें कमजोर हो जाएगी, या कैरेटोमेलेसिया जो है वो रोग भी आपको हो सकता है। तो ये विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है नाइट ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस नहीं, कलर ब्लाइंडनेस तो कौन सा रोग है दोस्तों, वो तो जेनेटिक डिजीज है, जिसमें आपको कलर का ज्ञान नहीं होता, हरा और लाल कलर के बारे में आपको दिक्कत आने लगती है, ब्लू के बारे में भी। ठीक है, यहाँ ये रतौंधी है जो विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज, ये विटामिन ए की कमी से होता है। फिर आप देखेंगे विटामिन डी, कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल जो है वो मक्खन, अंडे, सूर्य का प्रकाश, दूध आदि से मिलेगा। अब कैसे बनता है आगे बताऊंगा। इसकी कमी से दोस्तों होता है ओस्टियोमलेशिया, जो अडल्ट्स में होता है, हड्डियां कमजोर हो जाती है दोस्तों, स्टिफनेस आ जाती है हड्डियों में। ठीक है, और बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है, उसमें भी हड्डियों में स्टिफनेस आ जाती है, उसको सूखा रोग कहते हैं। यदि बच्चों में विटामिन डी की कमी हो जाए तो उसको रिकेट्स रोग कहते हैं, सूखा रोग कहते हैं। अडल्ट में ओस्टियोमलेशिया, आजकल भारत में विटामिन ए की कमी बहुत ज्यादा जो है बहुत ज्यादा लोगों में पाई जा रही है, तो एक मेजर प्रॉब्लम हो गई है भारत में विटामिन डी की कमी। ठीक है भाई, फिर आप देखेंगे विटामिन ए, इसको बोलते हैं दोस्तों टैकोफेरोल। क्या बोलते हैं, रासायनिक नाम, केमिकल नेम इसका क्या है दोस्तों, टैकोफेरोल। ये मिलता है मूंगफली से, बादाम से, सोयाबीन से, अंडे की जर्दी जो योक है उससे। अब ये दोस्तों रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, ये प्रजनन हार्मोन है। इसकी कमी यदि हो जाए तो आपकी जनन क्षमता डाउन आ सकती है, आपकी मसल्स कमजोर हो सकती है। तो आप देखिए जननांग व पेशियां कमजोर, जनन क्षमता कम, तो आज से आपको पता है कि विटामिन ए ई जो है कितना जरूरी है। फिर आप देखेंगे आपका फिलोक्विनोन, विटामिन के का रासायनिक नाम, किससे मिलेगा, अंडों से, दूध से, हरी सब्जियों, सोयाबीन, ऑलिव ऑयल और गाजर से। अब देखिए दूध और जो है अंडे तो हर एक में ही शामिल हो रहे हैं। फिर आप देखेंगे कि ये जो है ब्लड क्लोट करता है भाई। यदि इसकी कमी हो जाए विटामिन के की, तो रक्त का थक्का नहीं बनता। क्या होगा, जब आपको चोट लगेगी तो रक्त बहता ही रहेगा, रक्त का थक्का नहीं बनेगा। इसलिए कौन सा ऐसा हार्मोन है जो एंटी हेमोरेजिक है, तो आपका आंसर हो गया विटामिन के जो है ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। यदि इसकी कमी हो जाए तो ब्लड क्लोट नहीं होगा, ये भी इंपॉर्टेंट जानकारी है। फिर आप देखेंगे दोस्तों, अब वो तो चारों कैसे थे, फैट सोल्यूबल थे। अब आप वाटर सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल में बी में बहुत सारे विटामिन शामिल है, जिनको बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। उसमें पहला है दोस्तों बी 1, जिसे हम कहेंगे थाइमिन। ठीक है, पहला कौन सा है, बी 1, जिसे रासायनिक नाम है उसका थाइमिन। ये अनाज से मिलेगा, सोयाबीन से मिलेगा, दूध, अंडे और मांस से। ठीक है, लेकिन इसकी कमी हो जाए तो क्या होगा, बेरी बेरी रोग हो जाता है दोस्तों। कौन सा रोग हो जाता है, विटामिन बी 1 की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है, जिसे काके रोग भी कहा जाता है। और ये वहां ज्यादा पाया गया है जहां चावल का सेवन ज्यादा होता है। ऐसे एरिया जहां पर बिना छिलके वाले
चावल का छिलका निकल जाता है ना, तो उसमें विटामिन खत्म हो जाते हैं भाई, है ना? तो फिर वो हेल्प नहीं कर पाता। तो जहां ज्यादा चावल का सेवन होता है ना, या पोलिश वाले चावल का सेवन होता है, तो वह बेरी बेरी रोग होता है। ये इंपॉर्टेंट जानकारी याद रखिएगा कि पोलिश वाले चावल खाने से कौन से विटामिन की कमी हो जाती है, तो वो हो जाती है B1 की। और जब कमी होती है तो रोग होता है बेरी बेरी। याद रहेगा ना? फिर आप देखिए B2। B2 को हम राइबोफ्लेविन बोलते हैं दोस्तों। रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। इसमें पनीर, अंडे, हरी सब्जियां, बीन्स, मशरूम, मेवा, इन सब से ये मिलता है। और इसकी यदि कमी हो जाए तो एक रोग होता है किलोसिस। होठों के किनारे पर होठों का फटना भी, होठों के किनारों पर लाल दानों का होना, ये विटामिन B2 की वजह से होता है, यदि इसकी कमी हो जाए तो। ठीक। फिर आप देखेंगे B3। B3 को नियासिन बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? नियासिन। और ये मिलता है दूध से, मछली से, अंडों से, बीन्स से, मशरूम से और मूंगफली से। लेकिन इसकी कमी हो तो क्या होगा? तो प्लेग्रा रोग होगा। स्किन पे पपड़ीदार दाने हो जाएंगे, पपड़ियां उखड़ने लगेगी स्किन की। तो उस रोग का नाम दोस्तों प्लेग्रा है। याद रखना है, विटामिन B3 से होने वाला रोग कौन सा है? प्लेग्रा। एक चीज ये कि इससे डिमेंशिया भी हो जाता है, आपकी स्मृति कमजोर हो जाती है, आपकी जो मेमोरी है वो कमजोर हो जाती है, डिमेंशिया हो जाता है इससे, इसकी कमी से। फिर आप देखिए कि विटामिन B5, इसको बोलते हैं पेंटाथेनिक एसिड। क्या बोलते हैं दोस्तों? पेंटाथेनिक एसिड। अब ये मिलता है दूध से, मांस से, दही से, मशरूम और मूंगफली से। ठीक है भाई। फिर इसकी कमी से क्या होगा? बालों का सफेद होना, जो कितनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है आजकल। क्या क्या उपाय नहीं करते आप बालों के जो है सफेद होने से रोकना, उनको गिरने से रोकना। तो अब देख लीजिए किसकी कमी से? पेंटाथेनिक एसिड की कमी से। जनन क्षमता भी कम हो जाती है यदि इसकी कमी हो। अस्थमा रोग हो सकता है। अस्थमा वैसे फंगस से होता है ना? लेकिन यहां पर भी इसकी कमी से भी जो है आप फंगस रोग के लिए वनरेबल हो जाते हैं, तो और नुकसान होता है। इसके अलावा स्किन डिजीज हो जाती है भाई, है ना? वो सारा किसकी कमी से होगा? B5 की कमी से। फिर दोस्तों आप B6 की बात करेंगे तो B6 को बोलते हैं पायरिडोक्सिन। क्या बोलते हैं दोस्तों? पायरिडोक्सिन। ये मिलता है मांस, मछली, पालक, दूध और केलों से, है ना? B6 किससे मिलेगा दोस्तों? ये मिलेगा आपको मांस, मछली, पालक, दूध और केलों से। और इसकी कमी से एक रोग होता है एनीमिया। एनीमिया एक सिचुएशन है दोस्तों, एक कंडीशन है। इसमें क्या होता है? आप में ब्लड लॉस हो जाता है, आरबीसी की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ब्लड की कमी हो जाती है। फिर पेशियों में ऐंठन रहेगी और स्किन डिजीज भी हो सकती है। तो ये आपका B6 है। फिर आप देखेंगे B7 बायोटीन, इसे विटामिन H भी कहते हैं। बायोटीन जो है अ, आपके जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होते हैं ना, उसके साथ आता है ये बायोटीन। B7 का नाम है बायोटीन और इसे विटामिन H भी कहते हैं। फिर आप देखिए ये अंडे, अखरोट, मांस, केले और चॉकलेट से मिलता है दोस्तों। ठीक, किससे मिलता है? चॉकलेट से। इस कमी हो जाए तो बालों का झड़ना और चर्म रोग जैसी दिक्कतें आ सकती है। फिर आप देखेंगे कि विटामिन B9, ये फोलिक एसिड है। कोई आपसे पूछ ले कि फोलिक एसिड का मतलब विटामिन B9 है, याद रखना है इसको फोलासिन भी कहते हैं, या फोलिक एसिड, या फोलेट, फोलेट भी कहा जाता है। ये हरी सब्जियों, बीन्स, ब्रोकली, पालक, सोयाबीन इत्यादि से मिलता है। गुड़ से भी मिलता है ये, है ना? गुड़ भी खा लें आप खाना खाने के बाद, तो वो भी काफी हेल्प करता है। इसकी कमी से भी एनीमिया होता है दोस्तों। इसकी कमी से भी कौन सा होगा? एनीमिया। इसलिए फोलिक एसिड टेबलेट्स लेती है महिलाएं, खासकर जो प्रेग्नेंट वीमेंस होती है उनको आयरन की गोलियां दी जाती है, वो यही है फोलिक एसिड। और विटामिन B12 साइनोकोबाल्मिन। साइनोकोबाल्मिन दोस्तों दूध, डेयरी उत्पाद, अंडा, मांस से मिलेगा। इसकी कमी से एनीमिया हो सकता है, तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ हो सकती है, अज्ञात थकान हो सकती है, अननोन टायर्डनेस। अचानक आपको लगेगा यार मुझे क्या हो गया, तो ये B12। विटामिन डी और B12 दो ऐसे विटामिन हैं जिनकी आजकल कमी देखी जा रही है पूरे भारत में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये किससे मिलते हैं, तो उस तरह का भोजन ग्रहण करने का प्रयास करें। ठीक है भाई, चलिए अगले अगला देखते हैं। विटामिन सी, इसको बोलते हैं दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड। इसे हीलिंग विटामिन भी बोलते हैं, घाव भरने में सहायक होता है। कौन सा हार्मोन घाव भरने में सहायक होता है? तो विटामिन सी। ये एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। ये कैसा होता है दोस्तों? एंटीऑक्सीडेंट। खट्टे फलों में टमाटर, अमरूद, पालक, हरी मिर्ची, कीवी, स्ट्रॉबेरी, ये सब जो है ना दोस्तों इसके सोर्स है। मौसमी का जूस हो गया, नींबू हो गया, ये सब जो संतरे हो गए, इन सब से क्या मिलता है? विटामिन सी। हरी मिर्ची से भी विटामिन सी मिलता है भाई। देखिए इसकी कमी हो जाए तो आपको एक रोग हो जाता है जिसका नाम है स्कर्वी रोग।
स्कर्वी में क्या होगा दोस्तों, दांत आपके ढीले हो जाते हैं और नाखून जो है कमजोर हो जाते हैं। इसको नाविक रोग भी कहा जाता है, क्योंकि यह नाविकों में ज्यादा देखा गया शुरुआत में। क्यों? क्योंकि उनको ये सारी चीजें उपलब्ध नहीं हो पाती थी समुद्र में, है ना? जब वो लंबे यात्राओं पे जाते थे तो उनको इन चीजों की कमी होती थी, तो उनको कौन सा रोग हो जाता था, स्कर्वी। इसलिए इसको नाविक रोग भी कहा जाता है। तो याद रखना कि नाविक रोग की संख्या किसे दी जाती है, तो स्कर्वी, और किसकी कमी से होता है, विटामिन सी की। इसके अलावा दोस्तों कुछ और जानकारियां भी देख लेते हैं। विटामिन जो डी है ना, ये स्किन में उपस्थित इर्गेस्टेरोल, ये याद रखना है। कौन सा कंपाउंड? इर्गेस्टेरोल को सूर्य का प्रकाश विटामिन डी में बदल देता है। हमारी त्वचा में एक जो है कंपाउंड मिलता है इर्गेस्टेरोल, उसको सूर्य का प्रकाश किसमें बदलता है दोस्तों? विटामिन डी में। इसलिए ये जरूरी है। सूर्य का प्रकाश विटामिन डी के संश्लेषण के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि जो इर्गेस्टेरोल है जो आपकी स्किन में पाया जा रहा है, उसको किसमें बदलेगा? विटामिन डी में। और आप इसको धूप का विटामिन भी कहते हैं या सनसाइन विटामिन भी कहते हैं। कोई पूछ ले कि धूप का विटामिन, सनसाइन विटामिन किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर होगा विटामिन डी को। ठीक है, फिर बी 12 की बात करते हैं। ये प्रोबायोटिक वातावरण में शरीर के अंदर निर्मित हो जाता है। आंत के जीवाणु बनाते हैं, इंटेस्टाइन के जो बैक्टीरिया है वो इसका संश्लेषण कर देते हैं बी 12 का। हालांकि बी 12 बाहर से भी मिलता है हमें, ठीक, लेकिन शरीर के अंदर भी इसका संश्लेषण होता है। ऐसे तीन जो विटामिन आपको याद रखने हैं, डी, बी 12 और के। ठीक है, ये तीनों ही शरीर के अंदर बन जाते हैं। अब विटामिन के की बात करें तो बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन में बनता है, और वो भी प्रोबायोटिक एनवायरनमेंट में। इसको एंटी हेमोरेजिक या एंटी हेमोरेजिक विटामिन कहा जाता है, रक्त का थक्का बनाने वाला विटामिन। ठीक है भाई, तो ये विटामिन के हो गया। फिर देखिए विटामिन ए की बात करें तो इसका निर्माण होता है दोस्तों लीवर में। याद रखना है, कहां होता है? लीवर में। किसकी हेल्प से? बीटा कैरोटीन की हेल्प से। बीटा कैरोटीन की हेल्प से किसका निर्माण होता है? विटामिन ए का। कहां होता है? लीवर में। और यह ध्यान रखना है कि आंखों को गीला रखता है, इसलिए इसे संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ए जो है आपकी आंखों को गीला रखता है, बैक्टीरिया से आपको बचाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आपको बचाता है। इसलिए इसको दोस्तों संक्रमण रोधी हार्मोन कहा जाता है। फिर विटामिन ए की ई की बात करें तो इसको प्रजनन विटामिन, रिप्रोडक्टिव विटामिन, फर्टिलिटी विटामिन, ब्यूटी विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है ना? तीन विटामिन ऐसे होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट टाइप के भी होते हैं, ए, सी और ई। ये भी याद रखिएगा। ठीक, अगला देखें। जिनकी कमी से एनीमिया हो जाए, जिनकी कमी से एनीमिया हो जाए, ऐसे कौन से विटामिन हैं? तो विटामिन बी 6 पायरिडॉक्सिन, बी 9 फोलिक एसिड और बी 12 साइनोकोबालमिन। इन तीनों की कमी से क्या हो जाएगा दोस्तों? एनीमिया। और एनीमिया का सीधा सीधा मतलब है ब्लड लॉस, यानी खून की कमी। ठीक है, आरबीसी जो है नहीं बनेगी, इसलिए एनीमिया हो जाता है। बी 9 और बी 12 जो दो विटामिन है दोस्तों, ये नवजात शिशु यानी जो न्यू बोर्न बच्चे होते हैं, उनके ब्रेन और स्पाइनल कोड के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। उनका ब्रेन यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसे विकसित होगा, उसका कारण बी 9 और बी 12 है। यदि इनकी कमी हो जाए तो ऐसे बच्चे थोड़े मंदबुद्धि रहेंगे, स्लो चलेंगे। ठीक है भाई। फिर देखिए बी 9 और बी 12 दोनों ही आरबीसी के परिपक्वन हेतु भी जरूरी है। यदि आरबीसी का मैचुरेशन हो हमारे शरीर में, उसके लिए क्या जरूरी है दोस्तों? उसके लिए आपको बी 9 और बी 12 जरूरी है ना? फोलिक एसिड और साइनो कोबालमिन। फिर आप देखिए कोलेजन प्रोटीन के निर्माण हेतु विटामिन सी जरूरी होता है ना? स्क्लेरोप्रोटीन है कौन? आपका कोलेजन, जिससे क्या बनती है? आपकी हड्डियां। और इसके लिए विटामिन सी जरूरी है, ये भी याद रखेंगे हम। अब एक और चीज यहां पर मैंने दिया है कि यदि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आप खाते हो तो आपको मिलती है 4.2 किलो कैलोरी। यदि आप 1 ग्राम खाते हो प्रोटीन तो उससे मिलेगा 4.3 किलो कैलोरी। और यदि आप खाते हो 1 ग्राम फैट तो उससे मिलेगा 9.2 किलो कैलोरी। तो यहां सवाल ये आता है कि या तो ये सीक्वेंस पूछ ले कि सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलेगी, घटते क्रम में बताइए, बढ़ते क्रम में बताइए, या वो आपसे कह दे कि सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है किससे? फैट से। तो ध्यान रखना है आपको, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और फैट तीनों को। इसके अलावा यहां पर दैनिक उपभोग जो है ऊर्जा का, उसके बारे में कुछ जानकारी दी गई है कि यदि एक व्यक्ति कम वजन वाला है, एक व्यक्ति कम वजन वाला और वो मेल है, तो उसको 2300 किलो कैलोरी चाहिए।
ठीक? भारत सरकार का डेटा है ये। फिर आप देखेंगे फीमेल तो उसको 1900 किलो कैलोरी चाहिए। यदि वो मध्यम वजन वाला है तो उसको 2700 किलो कैलोरी चाहिए यदि वो मेल है। यदि उसे 2200 किलो कैलोरी चाहिए यदि वो फीमेल है। इसके अलावा बहुत ज्यादा वजन है, तारक मेहता का हाथी भाई कोई हो, है ना, गोली जो एक लड़का आता है उसमें, ऐसे लोगों को फिर कितना चाहिए? 3500 किलो कैलोरी, है ना। मेल को 3500 किलो कैलोरी और फीमेल को 2700 किलो कैलोरी जो है चाहिए। ये आपको दोनों ही चार्ट याद रख लेने हैं क्योंकि यहां से भी कई बार सवाल पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक शब्द आता है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? तो जो शरीर में ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को रोकते हैं तथा फ्री रेडिकल को समाप्त कर देते हैं, वो कहलाते हैं एंटीऑक्सीडेंट। और इसका अच्छा एग्जांपल विटामिन ए, सी और ई है। जब भी आप खाना खाते हैं थोड़ी देर बाद आप लेथार्जिक हो जाते हैं, उसकी वजह फ्री रेडिकल होते हैं, वो एनी टाइम बनते रहते हैं। फ्री रेडिकल को यदि आपको समाप्त करना है तो आपको विटामिन लीजिए, इसलिए फल फ्रूट खाइए, सैलेड खाइए, तो वो फिर आप ठीक रहते हैं, है ना। तो एंटीऑक्सीडेंट को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है भाई। तो दोस्तों ये था आज की आपकी क्लास जिसमें हमने प्रोटीन और विटामिन कंप्लीट कर लिए। अब तक हमने पढ़ लिया कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और विटामिन्स। अगले एक क्लास हो रहा है कि जिसमें मैं आपको मिलेट्स के बारे में बताऊंगा, मोटा अनाज, और जो सीरियन सुपर फूड जैसे कॉन्सेप्ट है उस पे भी बात करेंगे। और इसके अलावा जितने भी मिनरल्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे कि हमारे शरीर में किस किस माइक्रो न्यूट्रिएंट की जरूरत कहाँ है, किन चीजों का वो निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।